जापान को टेक्नोलॉजी का किंग क्यों कहा जाता है? आज मैं आपको उनके अद्भुत सिस्टम्स और आविष्कार दिखाने वाला हूं। जब बंदा टॉयलेट के पास जाता है, सीट का लिड स्वचालित रूप से खुल जाता है, मोशन सेंसर के जरिए। जब आप उठकर चले जाते हो तो लिड खुद बंद हो जाता है। सीट के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है। सर्दियों में सीट ठंडी नहीं लगती, आपको आरामदायक महसूस होता है। टॉयलेट में एक नोजल होती है जो पानी स्प्रे करती है। स्प्रे एडजस्टेबल होता है, आगे पीछे और प्रेशर तेज धीमा। कुछ टॉयलेट्स में गर्म पानी का स्प्रे भी होता है ताकि और आरामदायक हो। पानी इस्तेमाल करने के बाद आपको टिश्यू की जरूरत नहीं होती। टॉयलेट खुद से गर्म हवा फेंकता है जो त्वचा को सुखा देती है। जापानी टॉयलेट्स में एक बिल्ट इन डिओडोराइजर होता है जो गंध को सोख लेता है, साथ ही एक ताजी खुशबू भी छोड़ देता है। स्प्रे नोजल हर इस्तेमाल के बाद स्वचालित रूप से धुल जाती है। कुछ मॉडल्स में पूरा टॉयलेट बाउल भी यूवी लाइट या इलेक्ट्रोलाइज्ड पानी से साफ हो जाता है, बैक्टीरिया मुक्त। जब बंदा उठकर चला जाता है, सेंसर पता लगाता है और टॉयलेट खुद फ्लश हो जाता है। पानी का प्रेशर और मात्रा एडजस्टेबल होती है। इको फ्रेंडली सिस्टम। हर जापानी टॉयलेट के साथ बटन या रिमोट कंट्रोल होता है। उसमें आप सीट का तापमान, पानी के स्प्रे का प्रेशर, नोजल की दिशा और एयर ड्रायर नियंत्रित कर सकते हो। कुछ में टच स्क्रीन पैनल भी होता है, ब्लूटूथ और संगीत। कुछ टॉयलेट्स में स्पीकर होता है जो संगीत चलाता है ताकि गोपनीयता बनी रहे। ऐप कंट्रोल। मोबाइल ऐप से टॉयलेट को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य की निगरानी। नए मॉडल मूत्र और मल का विश्लेषण करके स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार करते हैं। जापानी टॉयलेट क्यों प्रसिद्ध हैं? स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान, उपयोगकर्ता के आराम और स्वास्थ्य के लिए टेक्नोलॉजी, पर्यावरण के अनुकूल, कम पानी बर्बाद होता है, गोपनीयता और विलासिता का संयोजन। जापान का पार्किंग सिस्टम दुनिया भर में उन्नत माना जाता है क्योंकि वहां जगह बहुत कम है और आबादी घनी है। इसीलिए उन्होंने स्मार्ट और हाई टेक समाधान बनाए। चलिए विस्तार से समझाता हूं। जैसे इमारतें ऊपर बनती हैं, वैसे ही कारों के लिए भी वर्टिकल पार्किंग इमारतें बनाई जाती हैं। एक ही जमीन के प्लॉट पर 10-15 मंजिलों तक गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। लिफ्ट सिस्टम होता है जो कार को ऊपर नीचे ले जाता है। इस सिस्टम में कारें एक गोलाकार पहिए जैसी मशीन पर पार्क होती हैं। जैसे ही आप बटन दबाते हो, पहिया घूमता है और आपकी कार सामने आ जाती है। बहुत जगह बचती है। छोटी जगह में 8-12 गाड़ियां पार्क की जा सकती है। कार को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ीडाधा करो, मशीन कार को नीचे बेसमेंट में ले जाती है। जब कार वापस चाहिए हो तो मशीन स्वचालित रूप से ऊपर ले आती है। सुरक्षित भी होता है और जमीनी जगह खुली रहती है। कारों को रैक, स्लॉट में रखते हैं, बिल्कुल पहेली की तरह। जब एक कार निकालनी हो, मशीन दूसरी कारों को ऊपर नीचे घुमाकर रास्ता बनाती है। इस तरह एक छोटे पार्किंग क्षेत्र में दोगुनी या तिगुनी कारें आ जाती हैं। जापान में पूरी तरह से स्वचालित टिकट मशीनें होती हैं। जब आप प्रवेश करते हो, टिकट निकलती है या नंबर प्लेट स्कैनर रिकॉर्ड कर लेता है। जब कार निकालनी हो, सिस्टम स्वचालित रूप से गणना करता है कि कितनी देर पार्क हुई और भुगतान मशीन में कार्ड नकद से होता है। सीसीटीवी और सेंसर हर जगह लगे होते हैं। अग्नि सुरक्षा, मोशन डिटेक्शन और उचित रोशनी होती है। कुछ जगहों पर एआई आधारित सिस्टम है जो बताता है कि खाली पार्किंग स्लॉट कहां है। जापान का पार्किंग सिस्टम क्यों प्रसिद्ध है? जगह बचाता है, छोटी जगह में ज्यादा गाड़ियां। समय बचाता है, कार लिफ्ट और ऑटोमेशन से जल्दी मिलती है। सुरक्षित है, गाड़ी सीधे सड़क पर खुली नहीं रहती। आधुनिक तकनीक, सेंसर, ऑटोमेशन और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन। जापान में वेंडिंग मशीनें ज्यादा क्यों हैं? जापान में आबादी ज्यादा है और दुकान खोलने के लिए जगह सीमित है। वेंडिंग मशीन छोटी जगह लेती है और 24/7 चलती रहती है। लोग बिना दुकान खोले सीधे मशीन से चीज ले सकते हैं। किसी सेल्समैन या कैशियर की जरूरत नहीं। 1 मिनट में आपको ड्रिंक, स्नैक या कोई उत्पाद मिल जाता है। जापान में अपराध दर बहुत कम है, इसीलिए मशीन टॉडडीएच का डर नहीं होता। लोग ईमानदार हैं, पैसा डालकर चीज लेते हैं।
जापान की वेंडिंग मशीनें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स के लिए नहीं, बल्कि कॉफी, सूप, नूडल्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, छाता, मास्क, बैटरी, किताबें, खिलौने और यहां तक कि फूल भी देती है। वेंडिंग मशीनें हर वक्त उपलब्ध होती हैं। रात के समय जब दुकान बंद हो जाती है, वेंडिंग मशीन खुली रहती है। दुकान चलाने के लिए स्टाफ और किराया चाहिए होता है। मशीन के लिए सिर्फ एक जगह और बिजली चाहिए। मालिक के लिए रखरखाव और रिफिल आसान होता है। जापानी लोग टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं। हर चीज को तेज और कुशल बनाना उनकी आदत है। वेंडिंग मशीनें उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गई हैं। फायदा, लाभ, समय बचाता है। स्टाफ की जरूरत नहीं होती। हर जगह उपलब्ध, स्टेशन, ऑफिस, स्टिच के। रात दिन 24/7 काम करती है। जगह और लागत दोनों की बचत। जापान की गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर इंडस्ट्रीज में से एक है। आपको छात्रों या दर्शकों को समझाने के लिए मैं विस्तार से बता देता हूं। गेमिंग का असली बूम जापान से शुरू हुआ था 1980-90 के दशक में। निंटेंडो और सेगा ने दुनिया को पहली बार गेमिंग का मजा दिया। आज भी सुपर मारियो, सोनिक और पोकेमॉन जैसे गेम्स हर जगह प्रसिद्ध हैं। निंटेंडो, मारियो, जेल्डा, पोकेमॉन। सोनी, प्लेस्टेशन, दुनिया का सबसे सफल कंसोल ब्रांड। सेगा, आर्केड और कंसोल गेम्स। कैपकॉम, स्ट्रीट फाइटर, रेजिडेंट ईविल। बंदाई नामको, टेकन, ड्रैगन बॉल, नारुतो गेम्स। जापान में अभी भी आर्केड कल्चर जिंदा है। हर शहर में बड़े गेम सेंटर होते हैं, जहां लोग रेसिंग, फाइटिंग और म्यूजिक गेम्स खेलते हैं। ये एक सोशल हैंगआउट स्पॉट भी होते हैं। जापान हैंडहेल्ड गेमिंग में माहिर है। निंटेंडो स्विच, गेम बॉय, प्लेस्टेशन पोर्टेबल, पीएसपी सब जापान की ही रचनाएं हैं। लोग यात्रा करते हुए भी गेम्स खेलते हैं। जापान में प्रोफेशनल गेमिंग, ई स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। फाइटिंग गेम्स जैसे स्ट्रीट फाइटर और टेकन प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अब स्ट्रीमिंग और मोबाइल गेम्स भी ज्यादा मांग में है। जापान के लोग गेमिंग को सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के रूप में देखते हैं। गेम के पात्र मारियो, पिकाचू उनकी पॉप संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। कॉस्प्ले और एनिमे के साथ गेम्स उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। जापान की गेमिंग दुनिया इसीलिए अलग है क्योंकि उन्होंने ही आधुनिक वीडियो गेम्स की शुरुआत की और आज भी उनकी कंपनियां जैसे निंटेंडो और सोनी गेमिंग वर्ल्ड का नेतृत्व कर रही हैं। जापान में गेमिंग सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक संस्कृति और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है।